एचआर के ऑलमोस्ट सारे डेजिग्नेशंस देखने के बाद एक टाइटल, एक जॉब रोल रह जाता है। वैसे तो बहुत सारे अभी और भी रहते हैं जो इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही रिक्वेस्टेड सा सेशन है जो मुझसे बहुत बार पूछा गया है, और ये है एचआर एडमिनिस्ट्रेटर। भाई क्या काम करता है एडमिनिस्ट्रेटर? लगते ही हमारे मन में हलचल सी हो गई कि ये एडमिनिस्ट्रेटर वर्ड लगा हुआ है तो पता नहीं इसका काम क्या होगा, राइट? अगर ऐसा ही सोच रहे हैं तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर यही प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे कि ये जो एचआर एडमिनिस्ट्रेटर है इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, राइट? So hello everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचआर एडमिनिस्ट्रेटर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और साथ में इतना कुछ देखेंगे तो ये भी देख लेंगे कि भाई कौन सी ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो इस डेजिग्नेशन के लिए रिक्वायर्ड है। फाइन, लेकिन हम एक काम जरूर करेंगे कि हम इसको समझेंगे बिल्कुल ही सिंपल तरह से, जैसे हमने सारे डेजिग्नेशन समझे हैं, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल है, बिना बात के इसके बारे में इतनी बात हो रही है। और जब मैं बात करूंगी सिंपल तरह से तो आप समझेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं था। लेकिन एक काम कर लेते हैं उससे पहले कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे सेशंस जो आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर, मेरे इंस्टा पे, फेसबुक पेज पे या फिर यूट्यूब चैनल पे कमेंट बॉक्स में, वो आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन फीड में जब भी वो अपलोड होंगे, राइट? सो चलिए कर लेते हैं। और एक काम और करते हैं, क्या रेडी फॉर एसएस इंग्लिश न्यू चैनल आ गया मेरा इंग्लिश लैंग्वेज में, जाइए उसको भी सब्सक्राइब करिए और वहां पर भी कमेंट करिए। वहां पे भी आपको बहुत सारे सेशंस मिलेंगे, यही सारे सेशंस मिलेंगे इंग्लिश में, राइट? सो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको इसी से समझते हैं। एचआर एडमिनिस्ट्रेटर क्या मीनिंग है? एडमिनिस्ट्रेटर का मीनिंग ना पहले हिंदी में समझते हैं। मैं क्या करती हूँ, कोई भी चीज टिपिकल लगती है ना तो सबसे पहले सिंपल प्लेन डिक्शनरी मीनिंग समझती हूँ उसका, और उसको फिर लिंक करने की कोशिश करती हूँ अपने प्रोफाइल से या अपनी जिस भी चीज से समझने के लिए। सो चलिए, अगर आप गूगल आउट करेंगे तो बिल्कुल प्लेन मीनिंग क्या निकल के आएगा, एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर बाद में आएगा, पहले समझते हैं एडमिनिस्टर का मतलब। एडमिनिस्टर का मतलब होता है बिल्कुल प्लेन, वो है मैनेज या फिर कंट्रोल करना। ओके, किसी भी चीज को मैनेज या कंट्रोल करना। अब कुछ कुछ समझ आना शुरू हुआ, मैनेज और कंट्रोल। मैनेज हमारा एचआर बहुत कुछ करता है, ओके, इसलिए ये एचआर से लिंक हो रहा है। और एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर वो पर्सन जो कि मैनेज और कंट्रोल ऑर्गेनाइज करने के लिए रखा गया है, जिसका जॉब, जिसका काम यही है, जिसका काम है मैनेज करना, कंट्रोल करना, ऑर्गेनाइज करना चीजों को। तो अब एचआर के रेफरेंस में इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? एचआर एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या हुआ? मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना एचआर की एक्टिविटीज को। तो ये कौन सी अलग बात हो गई? हर एचआर यही काम करता है ना, तो फिर इसकी डेजिग्नेशन अलग से देके इतना डिस्प्यूट क्यों बन रहा है? यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एचआर एडमिनिस्ट्रेटर आज के टाइम में आप किसी को भी डेजिग्नेशन दे सकते हैं। स्मॉल एंड मिडिल लेवल की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, लार्ज लेवल ऑर्गेनाइजेशंस में ड्यूटीज डिफर कर सकती हैं। जो स्मॉल एंड मिड लेवल है उसमें अगर आपने एचआर एग्जेक्टिव नाम दिया है, एचआर ऑपरेशंस नाम दिया है, एचआर जर्नलिस्ट दिया है, एचआर एडमिनिस्ट्रेटर दिया है, एचआर एडमिन दे रहे हैं, तो दे आर ऑल सेम, राइट? और जो चीज डिफर करेगी, अगर सेम नहीं है तो डिफर करेगी आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के बेस पे। जब आप किसी भी एचआर एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन देखेंगे तो आपका सबसे पहला काम जो हमेशा होता है हमारा, वो क्या होगा? जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ना, उसमें जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको अच्छे से रीड आउट करना। जब आप ये समझ जाएंगे कि कोई भी जॉब अप्लाई करने से पहले हमें जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ना होता है, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो पढ़नी होती हैं, तो आपको कभी समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये रोल क्या है, इसमें क्या काम करना होता है। जैसे कि अभी पीछे भी मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी, मैम एचआर एसोसिएट क्या काम करता है? तो वो कुछ नहीं है, वो एचआर का ही एक आगे एसोसिएट लगा दिया है। वो असिस्टेंट का काम भी कर सकता है, वो एग्जेक्टिव का भी काम कर सकता है। मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्या है। ओके, सो किसी भी प्रोफाइल को समझने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि जब आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो जरूर जॉब डिस्क्रिप्शन को देखें, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से देखें। एक चीज यहाँ पे और भी है, कई बार बहुत ही शॉर्ट में लिखी होती है, चीजें ठीक से नहीं लिखी होती, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं, तो आप अप्लाई करने से पहले, अप्लाई करने के बाद पूछ भी सकते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, जैसे कि कंपनी को भी पता चले कि जो उन्होंने जॉब पोस्टिंग दी है वो सफिशिएंट नहीं है लोगों के समझने के लिए, राइट? और अगर आप खुद से ड्राफ्ट कर रहे हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मैं कई बार कह चुकी हूँ, जॉब पोस्टिंग्स को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं,
आप जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं रखेंगे सिस्टम तब तक मज़ा नहीं आएगा। मतलब आपको सारी चीज़ें उसमें प्रॉपर डालनी है। अब ये नहीं कि पेन उठाना होता है, पेपर उठाना होता है, उस कमरे में जाना होता है, मीन्स उस रूम में जाना होता है और वहाँ से पेपर्स लेने होते हैं, वहाँ पे फ़ोन करना होता है। ये नहीं, ये तो ऑब्वियसली डे टू डे ऑपरेशंस में आता है। बट जो कोर एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं उसमें? रिक्रूटमेंट है, पेरोल है, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स देखने हैं, कंप्लायंसेस देखने हैं। ये प्रॉपर ज़रूर पॉइंट्स में डालें जॉब पोस्टिंग्स में, राइट? और भी बहुत अच्छी तरीके से इसे समझना चाहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शंस, जॉब पोस्टिंग्स को, तो मेरे बहुत सारे सेशंस बने हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने एक कैंडिडेट एक्सपीरियंस का भी एक सेशन निकाला है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट को कैसा एक्सपीरियंस होता है अगर अच्छा इंटरव्यू एक्सपीरियंस उसे नहीं मिलता, अच्छा जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं मिलता और बहुत सारी चीज़ें, राइट? सो हम ये चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, बहुत अच्छे से हम उसे ड्राफ्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पर, एचआर एडमिनिस्ट्रेटर पर, बिकॉज आप एक एचआर बनने वाले हैं, इसलिए मैं ना बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ, छोटे छोटे से पॉइंट्स पे शेयर करती हूँ, बिकॉज ये लिखे हुए नहीं मिलते। जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं ना तो ये प्रॉब्लम्स जब आती हैं तब पता चलती है। मैं भी एमबीए करने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्योंकि हम बहुत ही रिफाइंड सा उसमें सुनते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, ये हम प्रोसेसेस लगाने होते हैं, ऐसे लगाते हैं, बट प्रैक्टिकली जब हम उन्हें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं वर्क करते हैं उस तरीके से। तो जो छोटी छोटी माइन्यूट प्रॉब्लम्स आती हैं वो यही होती हैं। ओके, सो हम इसको ऐसे करके स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अब चलिए समझ लेते हैं कि अगर हम एक एचआर एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब हमें मिल रहा है तो हमें क्या क्या काम करना होगा। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि ये सिमिलर हैं और जॉब डिस्क्रिप्शंस आप देखेंगे कंपनी के तो आपको उससे पता चल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर अब फिर भी कुछ आपको 8-10 चीज़ें तो मैं बता ही दूँ कि जो एचआर एडमिनिस्ट्रेटर को करनी पड़ सकती है, जिससे कि आपका माइंड ओपन हो जाए कि यार जॉब प्रोफाइल चाहे टाइटल मुझे ये मिल रहा है लेकिन मुझे ये काम करना पड़ेगा। ओके, सो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज़, सबसे पहला पॉइंट कि ये फर्स्ट पार्टी कॉन्टैक्ट होता है। मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं वहाँ पे एचआर रिक्रूटर है, वहाँ पे एचआर पेरोल एग्जेक्टिव है, अगर वहाँ पे ऑन बोर्डिंग के लिए एक एचआर अलग है, अगर एचआर के बहुत सारे जो डोमेन्स हैं वो डिवाइडेड हैं तो एचआर एडमिन विल बी द फर्स्ट पर्सन जिससे हम कॉन्टैक्ट करेंगे जाकर। ऐसा नहीं होगा कि हम जाएंगे तो हम एचआर रिक्रूटर से मिलेंगे, फिर जब कंपनी में हम जा रहे हैं तो हमारे पास एचआर एडमिन होगा जो सबसे पहले हमारे पास आएगा बात करने, किसी भी क्वेरी को सॉल्व करने, किसी की प्रॉब्लम सुनने के लिए। सबसे पहला कॉन्टैक्ट पर्सन अगर एचआर में बात करें तो वो एचआर एडमिन होगा। मैं एचआर एडमिनिस्ट्रेटर को एडमिन से बात कर रही हूँ तो आप इसको समझ सकते हैं। एचआर एडमिन का भी ऐसे ही ये रोल होगा। ओके, जब एचआर एडमिनिस्ट्रेटर होता है तो उसको एचआर एडमिन ही नॉर्मली बोला जाता है शॉर्ट में, पूरा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बोला जाता नॉर्मली, राइट? सो ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉन्टैक्ट, फर्स्ट पार्टी कॉन्टैक्ट हमारा यही होगा। फर्स्ट पर्सन जो कंपनी में जिससे हम कॉन्टैक्ट करेंगे एज एन एचआर वो होगा हमारा एचआर एडमिनिस्ट्रेटर। अब इसके क्या क्या काम होंगे? सेकेंड पॉइंट, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में असिस्टेंस करना। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है उसमें असिस्ट करना। अब उसका कितना दायरा होगा ये आपको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा रिक्रूटमेंट ही वो कर रहा है, जितनी उसे ड्यूटीज दी गई होंगी वो उतनी करनी होंगी। सेकेंड हो गया आपका। थर्ड इसी में ही इंटरव्यू प्रोसेस को कंप्लीट करना, इंटरव्यू प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कराना, इंटरव्यू प्रोसेस की प्रिपरेशंस करना। मैंने एक सेशन बनाया था हाउ टू कंडक्ट जॉब इंटरव्यूज, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, उसे देख लीजिए। उसमें बहुत सारी इंटरव्यू प्रिपरेशंस होती हैं जो हमें करनी होती हैं, जिसके बारे में मैं कई बार बात कर चुकी हूँ। वो इंटरव्यू प्रिपरेशंस क्या? इंटरव्यू प्रिपरेशंस, अगर आप बहुत सारे कैंडिडेट्स को बुला रहे हैं तो इंटरव्यू हॉल होगा, एक प्रॉपर वेटिंग एरिया होगा, उसका अरेंजमेंट कौन करेगा? एडमिन वाला बंदा करेगा, एचआर एडमिन करेगा। अगर एडमिन है, एचआर एडमिन है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपको उससे कोऑर्डिनेट करना होगा अगर आप एक रिक्रूटर हैं, राइट? कि आपको वो हॉल कितने टाइम के लिए चाहिए और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए। ऑब्वियसली वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी चेक करनी पड़ेगी। सैनिटेशन में आ गया हमारा वॉशरूम, प्रॉपर वॉशरूम और उसकी क्लीनिंग भी 1 आवर, हाफ एन आवर, मतलब कितने कितने टाइम बाद आप कर रहे हैं उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो प्रॉपर नीट एंड क्लीन रहें। वो कहाँ पर हैं, उनके जाने का प्रॉपर एरिया पता हो, राइट? नेक्स्ट इज पार्किंग फैसिलिटी, जिसके बारे में मैंने फिर बात करी थी। सिटिंग अरेंजमेंट, किस तरीके से एग्जिट और एंट्री होगी, ये सारा इंटरव्यू प्रिपरेशन में आता है। आप ये ना सोचें कि बस मुझे तो कॉल करके कैंडिडेट्स को बुलाना है और वो अपने आप आएंगे इंटरव्यू देंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, आप जब कंपनी में लोगों को बुलाते हैं, इतने सारे लोगों को, तो उनको कैसे बिठाना है, वो कैसे एंट्री लेंगे, एग्जिट लेंगे, कितने टाइम तक वो रहेंगे, उन्हें क्या फैसिलिटीज देनी है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। सो आपको इस चीज़ को मैनेज करना होगा
HR एडमिन के थ्रू, राइट। तो HR एडमिन का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे अगर आपको रिफ्रेशमेंट भी प्रोवाइड करना है, जैसा कि हम लोग वॉक इन ड्राइव्स एंड ऑल में करते थे बहुत बार, तो आप वो भी कर सकते हैं कि रिफ्रेशमेंट फैसिलिटी है तो वो कैसे दी जाएगी, कब दी जाएगी, ऐसे आप अरेंज कर सकते हैं। तो ये सारा इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है उसके प्रोसेस की ये HR एडमिन करेगा। उसके बाद असिस्टेंस इन हायरिंग प्रोसेस जो भी है उसकी असिस्टेंस के काम आएगा। नेक्स्ट इज ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इतना इजी प्रोसेस नहीं होता। बहुत अच्छे से हमें एम्प्लॉयज़ को वेलकम करना है। वेलकम के लिए आप जैसे सीनियर है प्रोफेशनल्स है तो बहुत ज़्यादा बुके का है और या फिर कुछ मोमेंटोज होते हैं, मतलब ऐसे मोमेंटोज नहीं जो कि रिवार्ड्स के तौर पे दिए जाते हैं, कुछ मेमोरीज हैं, कुछ हो सकता है डायरी आप उन्हें देने वाले हैं, जो भी अरेंजमेंट्स है रिलेटेड टू दैट ऑन बोर्डिंग के वो करने हैं। मीटिंग हॉल आपको अरेंज करना होगा, कॉन्फ्रेंस हॉल आपको अरेंज करवाना होगा। सो वो सारी चीज़ें इसी में ही आएंगी। और डेस्क प्रिपरेशन, जो पर्सन आने वाला है उसकी डेस्क प्रिपरेशन, ये भी सब ऑन बोर्डिंग में ही आएगी। उसको क्या क्या चीज़ें इशू होनी है, लैपटॉप और वो सारे अरेंजमेंट्स ऑब्वियसली IT से आप कंटैक्ट करेंगे, उसकी मेल IDs और उसके लिए। लेकिन कंटैक्ट कौन करेगा? अगर HR एडमिन है तो बस फिर वो ही करेगा। आपको कोऑर्डिनेट करना है एज एन HR रिक्रूटर HR एडमिन वाले बंदे से कि ये आपको अरेंज करना है ऐसे ऐसे, राइट। सो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। HR एडमिन भी समझ लें कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके दायरे में आती हैं। उसके बाद है ट्रेनिंग अरेंजमेंट्स। कुछ ट्रेनिंग अरेंजमेंट्स होने हैं, जो एम्प्लॉयज़ आने वाले हैं उनके ट्रेनिंग अरेंजमेंट्स, जो करेंटली हैं उनके ट्रेनिंग अरेंजमेंट्स। ट्रेनिंग के लिए कहीं बाहर लेके जाना है तो HR एडमिन की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहीं पे ही अरेंज करने हैं। तो कैसे कैसे अरेंज होंगे, क्या टाइमिंग्स रहेंगे, जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएंगी वहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए। अगर आपको उसके थ्रू स्लाइड्स के थ्रू करना है तो वो सारा अरेंजमेंट देखना। ऑब्वियसली IT वाला इन्वॉल्व होगा उसमें, IT पर्सनल इन्वॉल्व होंगे, लेकिन आपका कोऑर्डिनेशन पार्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। आपको ही कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा IT पर्सनल से, राइट। अब नेक्स्ट आ जाएगा, इसी के साथ एम्प्लॉयज़ आ गए हैं तो उनका डेटाबेस, उनका डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना, उनकी फाइल्स, उनकी पर्सनल फाइल्स, जो सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं एज पर कंप्लायंसेस, वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए हमारे पास, उसका इंश्योर करना। ओके। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा HR का डेटाबेस अप टू डेट हो कंप्लायंसेस के अकॉर्डिंग। जैसे डेटाबेसेस हमें चाहिए, ऑडिट्स होते हैं तो डेटाबेसेस कैसे मेंटेन करने हैं, मैनुअली करते हैं तो मैनुअली कौन सा करना है, और डिजिटली करते हैं तो कैसे उसका बैकअप कैसे होता है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये बिल्कुल कंप्लायंसेस और बिल्कुल लीगल प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो जो हमें बताई गई हैं ये ऐसे ही मेंटेन होनी चाहिए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा मेस होगा, आगे प्रॉब्लम होगी। अगर HR एडमिन है आपके पास तो वो सारी चीज़ें ये इंश्योर करेगा। फाइन, ये हो गया। और उसके बाद आ जाता है हमारा 9th पॉइंट। तो 9th पॉइंट हो जाएगा मेरा सारे लीगल कंप्लायंसेस इंश्योर रखना, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का ध्यान रखना, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स का देखना, हेल्थ एंड सेफ्टी इंश्योरेंस हो, कहीं पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सेफ्टी की, जैसे लेबर्स काम कर रहे हैं वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, HR एडमिन का काम है वो देखे। सेफ्टी और हेल्थ के लिए उन्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए, इफ़ दे नीड ग्लव्स, इफ़ दे नीड मास्क, उनकी रिक्वायरमेंट है। आप सुन ही नहीं रहे हो, आप कह रहे हो हाँ देख लेंगे, आप अपने मैनेजर को बताइए, आप इस सुपरवाइजर को बताइए, वहाँ से रिक्वेस्ट आएगी ये आएगी। नहीं, अगर आपके सामने आई है रिक्वेस्ट तो ऐसा नहीं है कि आपके पास वहीं से रिक्वेस्ट आएगी तभी आप देखेंगे, आपको भी इनिशिएट लेना पड़ेगा। एडमिन वाले बंदे का रोम अराउंड करने का काम है, उसको सीट पे बैठने का काम नहीं होता है नॉर्मली। उसका ये काम होता है कि जहाँ पे वर्क प्लेस एरिया है लेबर्स का, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में अंदर, तो वहाँ पे हम इंश्योर करें सारी चीज़ें डेली बेसिस पे सेफ्टी से हो रही हैं नहीं हो रही हैं। क्योंकि बहुत सारी जगह तो ऐसा काम होता है कि अगर आपने प्रॉपर मशीन्स को बंद नहीं किया है, केमिकल्स हैं, वो सारी चीज़ें अगर आपने बंद नहीं करी हैं, टाइमली आपने कोई चीज़ें प्रोटेक्टिव नहीं करी हैं, तो बहुत सारे लॉस भी हो सकते हैं वर्क प्लेस पे, और लेबर का भी लॉस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, एक्सीडेंटल भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो ये लास्ट पॉइंट मेरा आ गया लीगल कंप्लायंसेस। इसके बाद चलिए एक 10th पॉइंट कह देती हूँ, एनी अदर, जो भी आपके जॉब प्रोफाइल में है, कोई भी एडमिन फंक्शन हो सकता है। अगर आपके जॉब प्रोफाइल में मेंशन है और नहीं मेंशन है और बाद में लेटर ऑन ऐड किया गया है तो भी, ये मतलब बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। कई बार हमारे जॉब प्रोफाइल में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती लेकिन बाद में वो ऐड ऑन कर दी जाती हैं। अगर ऐड ऑन करने को मिलती हैं तो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, आपको भी सीखने को मिलेगा। बिकॉज जब हम मैनेजरियल लेवल पे लाते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है यार ये मैंने काम किया होता ना तो मुझे आज इसकी नॉलेज होती, क्योंकि मुझे आज जूनियर्स से करवाना है। जब हम जूनियर होते हैं, एग्जेक्टिव्स होते हैं, तो हमें क्या लगता है यार सैलरी तो इतनी मिलती है, काम मुझसे इतना लेते हैं। यस, हमें हमेशा से यही फील होता रहता है यार मुझसे सारा काम ले लेते हैं और सैलरी मुझे इतनी कम देते हैं। आप जितना एग्जेक्टिव लेवल पे चीज़ें सीख लेंगे उतना जब आप प्रमोट होके ऊपर जाएंगे मैनेजर लेवल पे तो बहुत
ही बेनिफिशियल होगा। लाइक इन माय केस आई ऑलवेज फील कि मैंने इतनी सारी चीज़ें एग्जेक्टिव लेवल पे करी कि व्हेन आई गॉट प्रमोटेड टू मैनेजरियल लेवल तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता थी, मुझे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, क्लियर था, एंड आई वॉज द होल सोल पर्सन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नीचे से बहुत सारी चीज़ें सीखते जाएं। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ ऑब्वियसली करना पड़ता है। ये हमेशा होता है कि हम जितना काम कर रहे होते हैं उतनी सैलरी नहीं मिल रही होती है जब हम लोअर लेवल पे होते हैं, लेकिन वो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, वो ट्रेनिंग होती है जो कि हमें फ्री में मिल रही होती है, उसका भी हम कहीं चार्ज पे नहीं कर रहे होते। ओके, जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि भाई मैम कोर्स बता दीजिए, मैम ट्रेनिंग बता दीजिए, तो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है ये, जो हमें काम करते करते मिल रही होती है, तो एक्सेप्ट करें बहुत ज़्यादा काम, राइट। ये फिर से मैं अगेन बहुत ज्यादा कुछ बोल रही हूँ, तो चलिए अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है, अब आ जाते हैं अपने स्किल्स पर। कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड होंगी? 5 स्किल्स मैं बताऊंगी, जिसमें सबसे पहली, जिसे मैं सबसे ज्यादा मानती हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है होनी, क्योंकि आप यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर का काम करने वाले हैं, कंट्रोल करना, ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना बहुत ज्यादा लेवल पे। ये ऐसा नहीं है कि रिक्रूटमेंट बैठ कर फोन लगाया और ऐसे 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 करके आराम आराम से हो गया। बहुत सारे काम आपको थोड़ा सा फोर्सफुली भी कई बार कराने पड़ेंगे, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके भी कराने पड़ी। ऐसे ऐसे का मतलब ये नहीं है कि ऐसे ऐसे, मतलब ज़्यादा थोड़े से अपने एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ को यूज़ करके कराने पड़ेंगे। तो ये है फर्स्ट इज गुड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, बहुत अच्छी कंट्रोलिंग। और नाउ हेयर कंट्रोलिंग डजंट मीन कि मैं ये कह रही हूँ कि आप एग्रेसिव होने चाहिए। देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन बीइंग एग्रेसिव एंड बीइंग हैविंग गुड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। दीज बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये दोनों अलग अलग चीज़ें। एग्रेसिव वो अगर आप हो जाएंगे तो आप खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यू डोंट नीड दैट, यू हैव टू बी अ कंट्रोल पर्सन। पहले तो किसी और को कंट्रोल करने से पहले खुद का कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई मैं जो बातें कह रहा हूँ वो प्रोफेशनल हूँ ना। अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि मेरा मीनिंग कंट्रोल का है कि आपको बहुत ही एग्रेसिवली रूडली बात करनी है और कॉलर पकड़ लेना है किसी का कि तू कैसे काम नहीं करेगा, तो आई एम रियली सॉरी, मैं वो बात नहीं कह रही हूँ। और ये आपको बिल्कुल नहीं करना है एज एन HR भी और एज एन एम्प्लॉय भी, क्योंकि अगर आप ऐसे काम करेंगे तो आप ही 2 दिन में आउट हो जाएंगे और उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज हमें काम करवाना है। तो कंट्रोल का मीनिंग ये है कि अभी आज कोई कैजुअली काम कर रहा है तो नहीं, मुझे काम मुझसे लेना है, तो मुझे उसको कन्विंस किसी तरह से करना पड़ेगा कि नहीं यार ये आज करना है, कैसे कैसे करके इसको आज ऐसे निपटा लेते हैं, कल हम देख लेंगे, राइट। आज ये काम करना है तो ये करना है। ओके, सो गुड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होनी चाहिए। उसके लिए आपको अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने की जरूरत नहीं है, एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से काम ले सकते हैं। सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स एंड IT स्किल्स। ना वो आपको बात करनी है लोगों से, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कैसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, उससे बात ही नहीं कर पाएंगे अपने एम्प्लॉयज से, सीनियर्स से, लेबर से, तो क्या करेंगे? अब ये नहीं है कि मैं बात तो कर रहा हूँ लेबर से और उससे मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, अरे मैं तो बहुत अच्छी इंग्लिश सीख के आया हूँ, क्या फायदा, उसको समझ ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स का, यहाँ पे क्या, और हमेशा ही कम्युनिकेशन स्किल्स का मीनिंग इंग्लिश स्किल्स नहीं होती हैं, वो होती हैं आप अपनी बात को अच्छे से समझा पाएं और दूसरे की बात समझ पाएं। तो जो लैंग्वेज दूसरे वाले पर्सन को समझ में आती है वही हमें यूज करनी होती है। अब इसका मतलब ये नहीं किसी को गालियों की भाषा समझ आती है या बहुत ही रूड भाषा समझ आती है तो हम उसमें बात करेंगे, वो ऑब्वियसली मैं नहीं कह रही हूँ। वो आपको बैलेंस करना होगा कि दूसरा इंसान अगर गुस्से में बात कर रहा है तो हमें नॉर्मल रह के उसको किसी तरीके से मोल्ड करना है। ओके, और ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनना, लिखना, पढ़ना, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए। भाई कंप्लायंसेस देखने वाले हैं तो अगर आपको आती नहीं होगी ड्राफ्टिंग, अगर आप पॉलिसीज़ को पढ़ना नहीं जानते होंगे तो कैसे काम बनेगा। सेम वे आप अपनी लेबर से बात नहीं कर पाएंगे तो उनसे कम्युनिकेशन नहीं बन पाएगा, वो कभी बात ही नहीं करेंगे आपसे उस तरीके से। रीजनल अलग अलग तरीके के लोग हैं, उनसे इंटरेक्ट करना है। सेम एज IT स्किल्स, बहुत सारी चीज़ें IT पे डिपेंडेंट हैं तो आपकी IT स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें मैं बहुत बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप और भी सेशंस में देख सकते हैं, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ कि ये सब चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में डिजिटली काम हो रहा है तो IT स्किल्स इंपॉर्टेंट ही है। थर्ड आ जाती है गुड इन्फ्लुएंशियल स्किल्स। नाउ अगेन यहाँ पे अब आप कहेंगे ये तो आपने पहला वाला ही पॉइंट दोबारा चिपका दिया पॉइंट बढ़ाने के लिए। नहीं, यहाँ वहाँ पे मैंने कहा था गुड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, यहाँ मैं इन्फ्लुएंशियल स्किल्स की बात कर रही हूँ। इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी क्या होती है? क्या होती है? ये होती है कि यार इस पर्सन ने कुछ कहा ना तो मज़ा ही आ गया, मतलब इस पर्सन ने कुछ कहा तो यार करेंगे, कैसे भी करके करना है। बहुत बार हमारे एम्प्लॉयज़ ना बिल्कुल करने के मूड में नहीं होते, लेकिन किस लिए करते हैं, यार ये मैम ने बोला है ना ये काम करना ही है, बस करना ही है, कोई नहीं 15 मिनट ही तो लगेंगे। तो आप आपको अपनी पर्सनालिटी वैसी बनानी पड़ेगी। गुड इन्फ्लुएंशियल स्किल्स, बहुत इन्फ्लुएंस हों लोग आपसे,
आप सबको कह रहे हैं स्मोक नहीं करना, आप खुद जाके नो स्मोक एरिया में खुद स्मोक कर रहे हैं। तो आपको खुद को तो पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा ना कि जो चीज़ अलाउड नहीं है वो आपके लिए भी नहीं है। आप कहते हैं टाइमिंग्स हैं, स्ट्रिक्ट 10 o'clock टाइमिंग्स हैं, स्ट्रिक्ट 9:30 है, आप 11 बजे आ रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं ऑफिस, कौन मानेगा आपकी बात? 2-4 बार शर्म कर लें फिर तो कहेंगे मैडम आपका क्या टाइम है, आप किसी भी समय आ रहे हो। तो अपने आप को पहले इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, राइट? ऐसे ही कोई किसी को नहीं सुनता, कितने समय तक सुनेगा? फिर वो आपकी रिपोर्ट और आगे कहीं और करने लगेंगे। सो यू हैव टू बी इन्फ्लुएंशियल, यू हैव टू लुक लाइक एन इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी। लुक लाइक ऑब्वियसली तब भी आप लुक लाइक करेंगे जब खुद से होंगे, जब वो चीज़ें अपने अंदर इम्प्रूव करेंगे, राइट? सो ये फर्स्ट वाले पॉइंट से डिफर है, इसलिए मैंने इसको अलग से एक्सप्लेन करा है। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी। 50 चीजें कंपनी की मेरे पास खुली पड़ी हैं, हर चीज मैं देख सकती हूँ, लीगल कंप्लायंसेस, लोगों की सैलरी, सबका प्रोफाइल, कंपनी का प्रोफाइल, डायरेक्टर्स का प्रोफाइल, ओनर्स का, सब कुछ है मेरे सामने। होगा ही सब कुछ मेरे सामने, एज एन एचआर तो होता ही है। मैं सबको बता रही हूँ, मेरी फ्रेंडशिप उससे है, मेरी फ्रेंडशिप आईटी वाली बंदी से है, मेरी फ्रेंडशिप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से है, मैं सबको सारी बातें बताती फिर रही हूँ। नहीं चलेगा, कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एचआर के किसी भी प्रोफाइल में है, आपको पता होना चाहिए कि कितना मुंह खोलना है और किसके सामने खोलना है। फ्रेंडशिप ऑफिस के बाहर करिए, अपनी पर्सनल ऑफिस की बातें ऑफिस से नहीं बाहर जानी है, चाहे वो कितना ही पक्का अच्छा दोस्त हो, चाहे आपका लाइफ पार्टनर ही काम कर रहा हो दूसरे डिपार्टमेंट में। यू नेवर नो, आप जो बातें उनसे डिस्क्लोज कर रहे हैं वो पता नहीं किस वे में कहीं डिस्क्लोज हो जाएंगी। होता है ये, आई हैव सीन कि मैंने इसको बताई, उसको बताई, इसको बताई, और मैंने तो इस वे में नहीं बताई थी। अक्सर एम्प्लॉयज क्या कहते हैं, नहीं ये तो मेरे मुंह से निकल गया था, ये तो मैंने इस वे में नहीं बताई थी। अरे वे तो बाद में डिसाइड होगा ना, जब दूसरा पर्सन कहीं और किसी को बता देगा तब पता चलेगा ना किस वे में चली गई वो बात। आपको कुछ बतानी ही नहीं है, अपने पास से निकालनी ही नहीं है वो बात, राइट? आपको कोई भी सीक्रेट्स डिस्क्लोज नहीं करने हैं। सीक्रेट्स क्या, आपको कैसे पता खाली वो सीक्रेट्स ही हैं? आपको कोई भी चीज ऐसी शेयर ही नहीं करनी है किसी से जो किसी और को शेयर करने वाली नहीं है, जो सिर्फ आप तक रखने वाली है। आप एक एचआर एडमिन है तो किसी पर्पस से एचआर एडमिन है, किसी वजह से एचआर एडमिन बने, तो सारे एम्प्लॉयज एचआर एडमिन बन जाएंगे ना, राइट? अगर सबको वो इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं तो सभी एचआर एडमिन हो गए, आप ही क्यों हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये तो एचआर के किसी भी प्रोफाइल में मैं कहती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अगर आप अपनी बातें अपने तक नहीं रख सकते हैं तो काम नहीं चलेगा। जैसे कि सबकी आदत होती है अपने सीक्रेट्स शेयर कर देने की किसी के भी साथ, वो मेरी अच्छी दोस्त है, वो मेरा अच्छा दोस्त है, ये सब नहीं चलता एचआर के प्रोफाइल में, बिल्कुल भी नहीं चलता। फिफ्थ, टीम एंड कस्टमर हैंडलिंग। इतनी सारी टीम हो गई मेरी, आप कह रहे हैं नहीं मैम टीम क्या, मैं तो एक अकेला एचआर एडमिन हूँ। अरे वो टीम ही है जो आपके साथ काम कर रही है, दूसरे एचआर वो टीम है, राइट? कस्टमर हैंडलिंग, पहले आप हैं, पहले पर्सन है कांटेक्ट के, कोई भी आएगा आपसे मिलेगा, भाई एचआर एडमिन का बंदा खड़ा था वहां, कैसे कस्टमर को हैंडल करेंगे? नहीं यार मैं तो अपने उसमें रहता हूँ एटीट्यूड में, मैं तो अपने कैसे, मुझे कैसे कह दिया कुछ, मुझे कैसे, ऐसे कैसे आप हैंडल करेंगे कस्टमर को, राइट? और हमारा एम्प्लॉय भी हमारा कस्टमर है, कैंडिडेट हमारा ऑब्वियसली कस्टमर है, मेरे लिए कस्टमर है क्योंकि मेरा एचआर का प्रोफाइल है, मुझे उसे ही हायर करना है, तो मेरे लिए तो वही कस्टमर हुआ ना, राइट? सो टीम एंड कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, राइट? मैं ये ऐसी बातें इसलिए बताती हूँ बिकॉज ये नॉर्मली होती हैं, हम फेस करते हैं जब हम कई जगह जाते हैं, हम देखते हैं कि यार वहाँ की हॉस्पिटैलिटी अच्छी नहीं थी, वहाँ की पीपल हैंडलिंग अच्छी नहीं थी, तो वही चीज़ें हम पे भी अप्लाई होती हैं। जब हम जॉब में होते हैं तो हमें भी वो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि लोग इम्प्रेस होकर जाते हैं और काम स्मूथली चलता है। आई होप सो ये क्लियर होगा जिनकी क्वेरी थी, अगर काफ़ी पहले की क्वेरी थी तो हो सकता है वो स्किप भी हो गई हो या उन्होंने लर्न आउट कर लिया हो कहीं से। आप लोगों के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल है तो मुझे जरूर बताएं। क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत कम लोग देख रहे हैं, आप ही के क्वेश्चंस में सॉल्व कर रही हूँ, प्लीज उन्हें जरूर देखें, नहीं तो फिर मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा उनको बनाने में कि उसका कोई फायदा नहीं है। मैं कमेंट बॉक्स में बस ये लिख दूंगी, ये सेशन देख लीजिए, वो सेशन देख लीजिए, तो खत्म कहानी, राइट? सो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।